welcome to my channel Rudy's the Legal World. Today we are doing board committee. Here I'll just show you कि मैंने कितना बड़ा चार्ट बनाया है बोर्ड कमेटी का. इसमें पूरा का पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है इतने सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट में. ये पार्ट जो है हम अब आज कवर करने वाले पूरा का पूरा बोर्ड कमेटी जो है फिनिश कर देंगे. हावेवर मैं आपको चैप्टर का आउटलाइन बता देती हूँ कि हमको करना क्या क्या है. सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है ना, नीड फॉर कमिटीज़, रैशनल बिहाइंड कमिटी मैनेजमेंट, ये वाला पार्ट हम बाद में करेंगे बिकॉज वी गोना स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट पार्ट फर्स्ट विच इज़ ऑडिट कमेटी, एनआरसी कमेटी. यहाँ पर आया आपका एनआरसी कमेटी. फिर हम करेंगे सीएसआर कमेटी विच इज़ हियर. फिर हम करेंगे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी विच इज़ हियर. देन हम स्टार्ट करेंगे स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी. Then we will start vigil mechanism. Then we will start the other non-mandatory committees. So this all are the part that we are going to cover in this video today. So let's get started with audit committee first. So let's get started. सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पर, clearly will see. I hope आपको क्लियरली दिख रहा होगा चीज़ें. ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. ये पूरा पार्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले क्या बोल रहा है ऑडिट कमेटी में कि ऑडिट कमेटी भाई मैंडेटेड किया है अंडर कंपनीज एक्ट एंड सेबी लोडर. समझ में आ रही इतनी चीज़ें. फिर बोल रहा है कंपनीज एक्ट 2013 क्या बता रहा है ऑडिट कमेटी के बारे में, और सेबी लोडर रेगुलेशन 2015 क्या बता रहा है ऑडिट कमेटी के बारे में. विल फर्स्ट कवर कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 177 क्लॉज 1 है, read with Rule 6 of Companies Meetings of the Board and its Power, Rules 2014 provides that कि BOD of every listed company, हर लिस्टेड कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अ कंपनी कवर्ड अंडर और जो कंपनी कवर्ड है अंडर वेयर रूल 4 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड. तो सबसे पहले ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है कि कौन सी कंपनी को बनाना है ऑडिट कमेटी. तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि एज पर सेक्शन 177 1 पढ़ते हैं अपन, क्लॉज 1 पढ़ने का टाइम नहीं है, फटाफट रिवाइज करना है. तो सेक्शन 177 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि मैं रूल्स के साथ साथ जो रूल 6 दिया है कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर का, उसके साथ साथ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, यहाँ पे लिस्टेड पब्लिक कंपनी बोला है, पब्लिक कंपनी नहीं बोला है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, और कंपनी जो कवर्ड है अंडर वेयर रूल 4 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड. फिर रूल 4 क्या बोल रहा है, रूल 4 बोल रहा है कि कौन सी कंपनी की बात आप कर रहे हो, मतलब एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को बनाना है ऑडिट कमेटी, वो चीज़ मुझे समझ में आ रही है. बट आप और रूल 4 वाले कंपनीज को भी आप बोल रहे हो, तो रूल 4 वाला कंपनीज कौन सा है. तो मैंने बताया कि रूल 4 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन रूल्स 2014 प्रोवाइड्स दैट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी. तो बेसिकली क्या होता है कि प्रोविजंस के साथ साथ आपको प्रोसीजर्स कैसे करना है वो रूल्स में दिया होता है. तो प्रोविजन के हिसाब से तो हमको समझ गया भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, और कौन सी कंपनी, तो ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल है 10 करोड़ और मोर, जिसका टर्नओवर है 100 करोड़ और मोर, और एग्रीगेट में आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग या फिर डिबेंचर्स या फिर डिपॉजिट्स जिसका एक्सीड कर रहा है 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, उसको बनाने की ज़रूरत है ऑडिट कमेटी. सो डिड यू अंडरस्टैंड कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडिट कमेटी, सो ऑडिट कमेटी में वो कंपनी हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी और रूल 4 वाली जो कंपनी बोल रही है विच इज जिसका पीटीपी ले लेते हैं, पेड अप कैपिटल, टर्नओवर एंड पी से आगे आपका पब्लिक डिपॉजिट्स 50 करोड़ और मोर है पब्लिक डिपॉजिट्स, टर्नओवर जो है 100 करोड़ से ज़्यादा है, 100 करोड़ और मोर, और 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 100 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, और 10 करोड़ या उससे ज़्यादा आपका पेड अप कैपिटल है. तो ऐसी कंपनी को सबसे पहले तो ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत है. आई होप इतना क्लियर हो गया कंपनीज एक्ट के हिसाब से. However, 177 shall not apply to. अब ये बोल रहा है कि आपका जो 177 है ना, it shall not apply to which companies, तो इट शैल नॉट अप्लाई टू एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्योंकि हमने बोला है कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी को चाहिए. अच्छा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी है तो भी चलेगा, लेकिन उसका पेड अप कैपिटल इतना होना चाहिए, तो भी हम रेडी है ऑडिट कमेटी बनाने के लिए. लेकिन ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो ऑपरेट कर रही है IFSC विच इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर लोकेटेड इन एन अप्रूव्ड मल्टी सर्विसेज SEZ सेटअप अंडर द SEZ एक्ट. मतलब SEZ एक्ट के हिसाब से SEZ एरिया में जो
IFSC लोकेटेड कंपनीज है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उनको अगर ऑडिट कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई एम जस्ट सिंपली ट्राइंग टू से हियर कि 177 बोल रहा है कि ऑल लिस्टेड पब्लिक कंपनी, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी और ऐसी कंपनी जिसका पीटीपी इतना है 10, 100 और 50 करोड़ से एक्सीड हो रहा है, 10 और मोर, 100 और मोर, एंड यहाँ पे एक्सीडिंग 50 करोड़ और मोर है, तो उनको ऑडिट कमिटी बनाने की जरूरत है. हाउएवर सेक्शन 177 इसको नहीं अप्लाई होगा. किसको? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लेकिन वो कहाँ लोकेटेड है बेटा? वो SEZ में IFSC के अंडर लोकेटेड है, तो उनको ऑडिट कमिटी बनाने की जरूरत है क्या? तो नहीं है. ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता है. व्हेन वी टॉक अबाउट सेबी लोडर रेगुलेशन 2015, सेबी लोडर बोल रहा है कि हम पहले कंपोजिशन पूरा कर ले. नहीं, चलो लेट्स सिमिलरली देखते हैं. सेबी लोडर बोलने की कोशिश कर रहा है कि रेगुलेशन 18(1) ऑफ सेबी लोडर रेगुलेशन 15 प्रोवाइड्स दैट कि हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को बनाने की जरूरत है व्हाट? ऑडिट कमिटी. बस इतना ही बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है. ये इसकी तरह इसने ये नहीं बोला कि कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी या फिर इतना, ये नहीं बोला. ये सिंपली बोला कि भाई आपकी लिस्टेड एंटाइटी है, आपकी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो आपको एक क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी बनाना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड रेफरेंस हम लोग मेंशन कर रहे हैं उसके हिसाब से. ठीक है, इतना समझ में आ गया हमको. अब हमको देखना है कि कंपोजिशन क्या बोलता है. तो यहाँ पर मेंशन किया है मैंने, कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी. अब हम किसके हिसाब से बात करें? हम बात करें ये वाला जो साइड है ना, ये साइड है आपका कंपनीज एक्ट के हिसाब से, और ये वाला जो साइड है आपका, ये आपका साइड है सेबी लोडर के हिसाब से. आई होप आई एम मेकिंग माई सेंस वेरी क्लियर. सो अब कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? तो कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी में बोलने की कोशिश कर रहा है 177(2), यहाँ पर है आपका 177(2), दैट ऑडिट AC मतलब ऑडिट कमिटी, ID मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दैट ऑडिट कमिटी शेल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर एज अ मेंबर विथ ID फॉर्मिंग मेजोरिटी, दैट इज ID मोर देन 1/2 नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी. अब ये क्या चीज बोल रहा है, ये समझने की कोशिश करो. सिमिलरली आगे पढ़ते क्या बोल रहा है? मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ AC इंक्लूडिंग चेयरमैन बी पर्सन विद बेसिक एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए, बोलने की कोशिश कर रहा है. तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, तो वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है बेटा जी दैट ऑडिट कमिटी में मिनिमम एज अ मेंबर मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी जो डायरेक्टर्स होंगे ना वो आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए. तो लेट्स से अगर कंपनी में आपके 10 डायरेक्टर्स है ऑडिट कमिटी में, अगर ऑडिट कमिटी में 10 डायरेक्टर्स एज अ मेंबर है, तो हमने 10 डायरेक्टर्स रखने नहीं बोला, हमने बोला मिनिमम 3 रखो. आप उससे ज्यादा रख रहे हो चलेगा, मिनिमम तो 3 रखना ही पड़ेगा. विथ ID फॉर्मिंग मेजोरिटी मतलब अगर आप 10 डायरेक्टर्स रख रहे हो तो उसमें से 6 डायरेक्टर आपका ID होना चाहिए, दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. अगर आप 3 डायरेक्टर्स रख रहे हो तो 2 डायरेक्टर्स ID होना चाहिए, दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना चाहिए. अब ये वाला जो क्राइटेरिया है ना, दैट शुड नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी. ID फॉर्मिंग मेजोरिटी वाला जो पार्ट बोला है ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है आपका मेजोरिटी पार्ट कवर करना चाहिए, तो वो बोल रहा है कि सेक्शन 8 कंपनी को ये चीज फॉलो नहीं होगी. आई होप आई एम मेकिंग माई सेंस वेरी क्लियर. व्हेन वी टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं बेटा जी कि आप मिनिमम 3 डायरेक्टर रखो एज अ मेंबर. हावेवर आप कोशिश नहीं, आपको करना ही पड़ेगा. ये कोशिश नहीं है, आपको प्रोविजन बताया, आपको करना ही पड़ेगा कि 3 डायरेक्टर्स आप रखो मिनिमम, उसमें से मेजोरिटी आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजोरिटी होना चाहिए. ये वाला चीज सेक्शन 8 कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, प्रोवाइडेड आपका जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी है इंक्लूडिंग चेयरमैन भी मतलब ये जो आप ऑडिट कमिटी बना रहे हो, या आप ऐसे ही बना रहे हो क्या, ये आप क्यों बना रहे हो? क्योंकि ऑडिट कमिटी फाइनेंशियली चीज़ें चेक करता है, माइनॉरिटी डिटेल्स चेक करता है, हर एक चीज़ें करता है फाइनेंशियली, तो उसको फाइनेंशियली बेसिक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए. अकाउंट्स होता है कि आप साइंस के स्टूडेंट्स को उठा के आप डाल दोगे क्या ऑडिट कमिटी में, जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है कि बैलेंस शीट क्या होती है, आप नहीं डाल सकते हो. तो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी हैज टू बी द इंक्लूडिंग द चेयरमैन हैज टू बी द पर्सन विद बेसिक एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उनको बेसिक एबिलिटी होना चाहिए. भाई डेबिट क्रेडिट क्या होता है, दैट इज फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए. आई होप इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको. लेट्स सी कंपोजिशन व्हेन वी टॉक. तो फिर सेबी लोडर क्या बोल रहा है व्हेन वी टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी? तो सेबी लोडर के हिसाब से बोल रहा है कि ऑडिट कमिटी शैल हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स. अच्छा, व्हाट एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स कैन डू, अगर आपको सेबी लोडर वाला नहीं दिखना है तो मैं बता रही हूँ कि ये वाला पार्ट सेबी लोडर का है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट यू कैन skip this part.
However, this is exclusively made for professional students, which is a chapter GRMC का chapter number 5 है ये. All right. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, अब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि ऑडिट कमिटी शेल हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, कि ऑडिट कमिटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए. अब 2/3 मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी शेल बी आईडी नॉर्मल केसेस में. अब आपको आई होप इतना पता होगा कि एसआर इक्विटी शेयर्स क्या होता है. एसआर इक्विटी शेयर्स मतलब स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स, जहाँ पे वोटिंग पावर जो होती है नॉर्मल केसेस में 1 होती है, तो वहाँ पे वोटिंग पावर एक शेयर के पीछे आप 2 से 10 तक दे सकते हो. वो स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स होते हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडिट कमिटी, आप मिनिमम 3 डायरेक्टर्स रखो, लेकिन जो 2/3 मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी होंगे ना, दैट हैज टू बी आईडी. आप समझ रहे हो, यहाँ पे था मेजोरिटी आईडी रहना चाहिए, यहाँ पे भी बोल रहा है मेजोरिटी. 2/3 ऐसे नंबर दे दिया है कि नॉर्मल केसेस में आप आपको करना है, सॉरी कोशिश नहीं करना है कि आप 2/3 मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी हैज टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. और ऑडिट कमिटी शैल ओनली कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस अगर आप वेर लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स, मतलब आपकी लिस्टेड एंटिटी के पास अभी भी स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स है. इन दैट केस आपका जो ऑडिट कमिटी है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है. आई होप इतना क्लियर है. बोलने की कोशिश ये कर रहा है बेसिकली कि ऑडिट कमिटी में आप 3 डायरेक्टर्स रखो, 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स हैज टू बी इंडिपेंडेंट. लेकिन अगर आपका आपकी लिस्टेड एंटिटी में आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स है, तो आपका पूरा का पूरा ऑडिट कमिटी हैज टू बी फिल्ड विथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ठीक है. अगेन ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि ऑल मेंबर्स ऑफ एसी मतलब ऑडिट कमिटी फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए. ये वही चीज़ है. एटलीस्ट 1 मेंबर शैल हैव अकाउंटिंग रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस. ठीक है, अकाउंटिंग रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए. फिर बोल रहा है एक्सपीरियंस इन फाइनेंस और अकाउंटिंग, मतलब क्या चीज़ में एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो एक्सपीरियंस इन फाइनेंस और अकाउंटिंग और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन अकाउंटिंग और सिमिलर एक्सपीरियंस. यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, कंपनीज एक्ट बोल रहा था कि भाई आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आपको रीड कैसे करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यहाँ पे वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि बेटा जी आपको, सॉरी आई होप इट इज़ विजिबल नाउ, राइट, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. सो यहाँ पे आपको बोलने की कोशिश वो ये कर रहा है कि आप फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए. ऑल मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी, एटलीस्ट एक मेंबर तो ऐसा रखो जो बहुत तगड़ा प्रोफेशनल हो, जिसको पूरा का पूरा बेसिक से ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस है भाई फाइनेंस और अकाउंटिंग में. प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन अकाउंटिंग है उसके पास, वो सीए है, सीए में एक मेंबर तो आपको ऐसा रखना पड़ेगा. फिर बोल रहा है चेयरमैन ऑफ अकाउंट ऑडिट कमिटी क्या होगा. तो चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी हैज़ टू बी आईडी प्लस प्रेजेंट इन एजीएम फॉर शेयर होल्डर्स क्वेरी. अब मतलब इसका बोलने का कोशिश ये कर रहा है, देखो यहाँ पे ऐसा कंपनीज एक्ट में से कोई क्राइटेरिया नहीं था कि चेयरमैन हैज टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेबी लोडर बोल रहा है कि आपका जो चेयरमैन है ना ऑडिट कमिटी का, दैट हैज टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. और एजीएम में वो शेयर होल्डर की क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए, आंसर करने के लिए प्रेजेंट होना चाहिए. फिर बोल रहा है ऑडिट कमिटी एंड इट्स डिस्क्रिशन ऑडिट कमिटी एट इट डिस्क्रिशन शेल इनवाइट वॉट, कि भाई जो ऑडिट कमिटी है एट इट्स डिस्क्रिशन शेल इनवाइट फाइनेंस डायरेक्टर, हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड अदर एग्जीक्यूटिव टू बी प्रेजेंट एट कमिटी मीटिंग्स. अभी प्रोवाइडेड occasionally audit committee may meet without presence of any executive of listed entity. बेसिकली वो बोलने की कोशिश ये कर रहा है कि ऑडिट कमिटी उसकी मर्जी से एट इट डिस्क्रिशन शेल इनवाइट, मतलब उसको नहीं करना है तो वो नहीं कर सकता है, बट उसकी मर्जी से शेल इट्स डिस्क्रिशन वो फाइनेंस डायरेक्टर को इन्वाइट कर सकता है, हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन को इन्वाइट कर सकता है, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को, ऑडिटर को इन्वाइट कर सकता है, अदर एग्जीक्यूटिव को इन्वाइट कर सकता है टू बी प्रेजेंट एट द कमिटी मीटिंग. मतलब जब ये लोग कमिटी मीटिंग कर रहे हैं ना, तो ये लोग उनके हिसाब से एट इट्स डिस्क्रिशन ऑडिट कमिटी ये इन चारों लोगों को इन्वाइट कर सकता है. प्रोवाइडेड ओकेजनली ऑडिट कमिटी मे मीट विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव ऑफ लिस्टेड एंटिटी. आप विदाउट किसी एग्जीक्यूटिव ऑफ लिस्टेड एंटिटी के मिलोगे तो भी चलेगा, आप ओकेजनली ऐसे मिल सकते हो. आई होप इतना बात क्लियर हो गया होगा हमको. यहाँ से वी डिड स्टार्टेड, तो इतना पार्ट अभी हमारा कवर हो गया है. लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट.
नाउ लेट्स डू द फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी। यहाँ पे मैं फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी कराने जा रही हूँ। तो ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपका ये फंक्शंस है और सेबी लोडर के हिसाब से आपका ये फंक्शन है। बेसिकली कुछ कुछ पॉइंट सिमिलर है, हावेवर डिफरेंशिएट इसलिए करके लिखा है क्योंकि व्हेन एग्जाम्स में आपको पूछा जाएगा तो आपको कंपनीज एक्ट का पूछा तो यही लिखना पड़ेगा और सेबी लोडर का पूछा तो यही ही लिखना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद कंपनीज एक्ट फर्स्ट। ऑलराइट, तो फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है दैट अंडर सेक्शन 177 क्लॉज 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एवरी ऑडिट कमेटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय बोर्ड। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब आपको क्या क्या रेफर करना है, आपका काम क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में दिया रहेगा। वो मैंने आगे इसका चार्ट बनाया है, वो आप रेफर कर सकते हो। ऑफ कोर्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट सिमिलरली टर्म्स एंड कंडीशन आप इस हिसाब से भी ले सकते हो। तो एवरी ऑडिट कमेटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय द बोर्ड। इसका हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया, पहले हम पॉइंट्स कर लेते हैं उसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म कवर करेंगे। राइट, तो अभी बोलने की कोशिश क्या कर रहा है दैट एवरी ऑडिट कमेटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ये पढ़ लिया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस शैल इंक्लूड। अब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है बेसिकली कि टर्म्स ऑफ एवरी ऑडिट कमेटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय द बोर्ड। अब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, ये है दिस इज नथिंग बट द फंक्शंस ऑफ आपका ऑडिट कमेटी। सो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या है दैट एवरी ऑडिट कमेटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस शैल इंक्लूड, शेल इंक्लूड बोला है मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब शेल इंक्लूड मीन्स बोला है क्या, नहीं कि यही है टर्म्स ऑफ रेफरेंस मीन्स नहीं। शेल इंक्लूड मतलब आप कुछ कुछ पॉइंट अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, प्रोवाइडेड वो दिया होना चाहिए, वैलिड पॉइंट होना चाहिए। अब देखो ये बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, द रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, कैन यू सी दिस, the recommendation for appointment, remunerations and terms of appointment of auditors of the company। मतलब ऑडिट कमेटी क्या करेगी, आप किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, रेम्यूनरेशन दे रहे हो और अपॉइंट कर रहे हो तो कौन से बेसिस पे अपॉइंट कर रहे हो, टर्म्स क्या है वो बताने का काम, रिकमेंड करने का काम वो ऑडिट कमेटी बोलेगी नहीं आप यही कर सकते हो, नहीं, वो बोर्ड को रिकमेंड करेगी ये चीज़। इसलिए रिकमेंडेशन में मैंने ये मार्क किया है कि आपका काम ऑडिट कमेटी का काम रिकमेंड करने का है। आप बोर्ड के ऊपर ऑर्डर नहीं डाल सकते कि भाई ये कर, आप वो नहीं कर सकते हो, बट आप सिमिलरली बता सकते हो कि आप ऐसा कर सकते हो बोर्ड, ठीक है। फिर ऑडिट कमेटी दूसरा क्या करेगी, अच्छा इसमें एक और चीज़ दी है दैट फॉर गवर्नमेंट कंपनी रिकमेंडेशन ओनली फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। मतलब बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, आपकी जो नॉर्मल कंपनीज है, पब्लिक एंटाइटी है, आप वहाँ पे ऑडिट कमेटी रख रहे हो तो ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगा किसको, बोर्ड को, इन रिगार्ड्स विथ व्हाट, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। बट आप जब बात करते हो गवर्नमेंट कंपनी की तो ऑडिट कमेटी आप सिर्फ इतना बताओ और रिकमेंड दो, सिर्फ इतना रिकमेंडेशन दो कि रेम्यूनरेशन कितना दे। आप ये मत बताओ कि हमको किसको अपॉइंटमेंट करना है और हम कौन से बेसिस पे अपॉइंट करेंगे, हम गवर्नमेंट है, सो प्लीज हमको मत बताओ, आप सिर्फ रिकमेंडेशन दो कि रेम्यूनरेशन कितना दे इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फिर बोल रहा है रिव्यू एंड मॉनिटर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस। अब ये क्या है कि ऑडिटर हम बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट है, ऑडिटर्स जो बोलते हैं ना कि 2/3 ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो ऑडिटर्स का इंडिपेंडेंस और परफॉर्मेंस कौन चेक करेगा, रिव्यू करना और मॉनिटर करना किसका काम है, ये भी ऑडिट कमेटी का काम है। फिर आ रहा है अप्रूवल ऑफ एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी विथ रिलेटेड पार्टी provided audit committee may make omnibus approval for RPT provided further that in case of transaction other than RPT है which is related party transaction where audit committee does not approve transaction then audit committee shall make recommendations to board provided also that हम लोग जाएंगे डिटेल में, don't worry, transactions not exceeding ₹1 crore entered into by director या फिर officer without obtaining approval of audit committee है, plus not ratified by audit committee है within 3 months, तो such transaction shall be voidable at the option of audit committee। देखते क्या बोल रहा है, सिंपल है, कोई भी इतनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। बोलने की कोशिश ये कर रहा है कि अगर आपको अप्रूवल लेना है, अप्रूवल ऑफ एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन किया था उसमें हमने कोई भी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन किया है, उसके अप्रूवल के लिए ऑफ द कंपनी विथ रिलेटेड पार्टी। मतलब ये कि आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर दिया है, कोई भी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन चाहिए तो भी आपको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऑडिट कमेटी का, प्रोवाइडेड
ऑडिट कमिटी मे मेक ऑमनीबस अप्रूवल फॉर आरपीटी। ऑमनीबस अप्रूवल क्या होता है कि एक ही बार में आपने लिस्ट दे दिया कि ये है तो आरपीटी में कवर्ड है, तो इतना ट्रांजैक्शन आप एक साल में कर रहे हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑमनीबस अप्रूवल आरपीटी के लिए पहले भी दे सकता है ऑडिट कमिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, फिर बोल रहा है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन अदर देन आरपीटी। आपको समझ में आ रहा है क्या कि आरपीटी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, तो आपको अप्रूवल किसका लगेगा, आपको अप्रूवल लगेगा ऑडिट कमिटी का। देखो ऑडिट कमिटी का अप्रूवल लगेगा, लेकिन इन केस ऑफ ट्रांजैक्शंस अदर देन आरपीटी, अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को छोड़ के कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो वेयर ऑडिट कमिटी डज नॉट अप्रूव ट्रांजैक्शंस, मतलब ये कि आप ऑडिट कमिटी के पास गए, आपने ऑडिट कमिटी को बोला कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है ना ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, और ऑडिट कमिटी बोल रही ठीक है हम तो इस चीज़ को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो ऑडिट कमिटी क्या करेगा, शैल मेक रिकमेंडेशन टू बोर्ड, कि भाई बोर्ड को रिकमेंडेशंस दे सकता है। क्योंकि क्या होगा ना, ये सब मैटर डायरेक्टली बोर्ड के पास नहीं जाता है। कंपनीज में नॉर्मली ऐसा अथॉरिटेटिव दे दिया होता है कि ऑडिट कमिटी ये आपका काम है, या आप देख लो। तो सबसे पहले वो डायरेक्टली बोर्ड के पास नहीं जाएंगे, वो जाएंगे ऑडिट कमेटी के पास। ऑडिट कमेटी के पास गए, बोला कि भाई ये मेरा ट्रांजैक्शन है ना, ये आरपीटी नहीं है, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है सेक्शन 188 के हिसाब से। तो ऑडिट कमेटी ने बोला कि भाई ये तो मैं अप्रूव करने वाला नहीं हूँ। अब मैटर पहुंचा बोर्ड के पास, तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी, वो अपना रिकमेंडेशन दे सकती है बोर्ड को कि क्यों मैं अप्रूव नहीं कर रहा हूँ, या अप्रूव करना चाहता हूँ तो क्यों अप्रूव, कौन से बेसिस पे कर सकता हूँ। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग ₹1 करोड़, अगर कोई ट्रांजैक्शंस है जो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, एंटर्ड इनटू बाय डायरेक्टर या फिर ऑफिसर, कोई भी डायरेक्टर या ऑफिसर एक ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा है जो 1 करोड़ तक है, विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, आप विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी अगर आप कर रहे हो और तो चलेगा। लेकिन अगर वो नॉट रेटिफाइड बाय ऑडिट कमेटी है विद इन 3 months, देन सच ट्रांजैक्शन शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमेटी। मतलब वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको 1 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन करना है तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी कर सकते हो। लेकिन अगर वो रेटिफाइड बाय ऑडिट कमेटी नहीं हुआ विद इन 3 months, तो वो सच ट्रांजैक्शन विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी उसको वॉइडेबल बोल सकते हैं कि भाई आपका स्टार्टिंग से ट्रांजैक्शन हम नहीं मानते। तो आई होप इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी, तो ये सिंपली ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि रिकमेंडेशन दो आप बोर्ड को, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट क्या करना है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के केस में आप रिकमेंडेशन सिर्फ और सिर्फ रेम्यूनरेशन के हिसाब से दो। फिर बोल रहा है कि ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंस क्या है, कौन से बेसिस पे बोल रहा है मैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर हूँ, वो चेक करने का काम ऑडिट कमेटी का है। अप्रूवल ऑफ एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ कंपनी विथ रिलेटेड पार्टी है, ठीक है आप देख लो। प्रोवाइडेड ऑडिट कमिटी ऑमनीबस अप्रूवल दे सकता है, ये भी समझ में आ रहा है। ट्रांजैक्शन अदर देन आरपीटी है और ऑडिट कमिटी आपको नहीं दे रहा है अप्रूवल, डज नॉट अप्रूव ट्रांजैक्शन, तो ऑडिट कमिटी रिकमेंडेशन दे सकता है बोर्ड को। प्रोवाइडेड अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो आपके डायरेक्टर या फिर आपके ऑफिसर ने किया है अप टू 1 करोड़ विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी चलेगा, लेकिन ऑडिट कमिटी ने अगर उसको रेटिफाई नहीं किया विद इन 3 months, तो फिर हम मानेंगे कि वो ट्रांजैक्शन वॉइडेबल था एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमिटी। आई होप इतना क्लैरिफाइड होगा अभी तक। फिर यहाँ बोल रहा है इफ ट्रांजैक्शन इज विथ रिलेटेड पार्टी टू एनी डायरेक्टर देन द कंसर्न डायरेक्टर शैल इंडेमनीफाई द कंपनी अगेंस्ट लॉस। मतलब ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या आपको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बोलने की क्या कोशिश कर रहा है ये वाला, कि अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन है अदर देन आरपीटी, आप करो ना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन है अदर देन आरपीटी, लेकिन ट्रांजैक्शन अप टू 1 करोड़ है, तो आप विदाउट अप्रूवल लेके करोगे तो चलेगा। लेकिन बाद में पता चल रहा है कि भाई ट्रांजैक्शन तो रिलेटेड पार्टी का था, तो आपको वो लॉस इंडेमनीफाई करना पड़ेगा कंपनी को। ये पॉइंट हो गया। ये फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी कर रहे हैं हम लोग। फिर आ गया स्क्रूटिनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स किसको बोलते हैं, जो कंपनी, एक कंपनी होती है दूसरी कंपनी को लोन्स देती है, तो उसका स्क्रूटिनी करने का काम किसका होता है, ऑडिट कमेटी का होता है।
इवेल्युएट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। इवेल्युएट करती है ऑडिट कमिटी इंटर फाइनेंशियल कंट्रोल कैसा है आपका, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कैसा है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या रखे। एक चैप्टर है अपने को, चैप्टर नंबर 12 विच इज रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें क्लासीफाई किया कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करने के लिए आपने क्या किया है। मॉनिटर द एंड यूज फंड, कि मॉनिटर द एंड यूज फंड रेज थ्रू पब्लिक ऑफर्स, मतलब आपने जो पब्लिक ऑफर किया, आपने जो आईपीओ एफपीओ किया है, अब आप उसका एंड यूज क्या कर रहे हो, आप उसका किस चीज में आप उसको लगा रहे हो, वो मॉनिटर करने का काम किसका है, ऑडिट कमेटी का है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी, आप एसेट्स ऑफ द कंपनी कितने की है उसको वैल्यूएट करने का काम किसका है, तो वो भी है ऑडिट कमेटी का। तो यहाँ पे हमारे जो फंक्शंस है एज पर कंपनीज एक्ट वो खत्म होता है ना। हम फंक्शंस देखेंगे एज पर सेबी लोडर। गिव मी अ मोमेंट। अगेन यहाँ पे मैंने लिखा है इंक्लूसिव फंक्शन है, मतलब और ऐड हो सकते हैं। तो अंडर रेगुलेशन 18 क्लॉज 3 ऑफ सेबी लोडर रेगुलेशन 2015, सो अंडर रेगुलेशन 18 क्लॉज 3 ऑफ सेबी लोडर रेगुलेशन 2015 क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसका शॉर्टकट नहीं बताया मैंने आपको, इसका शॉर्टकट ये है, रेप को स्क्रूटिनी, इवैल्यूएट, मॉनिटर एंड वैल्यूएशन करना पड़ता है। रेप को R2 हो गया आपका, रेप को स्क्रूटिनी, इवैल्यूएट, मॉनिटर एंड वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो रेप, व्हेन वी टॉक अबाउट रेप, तो रेप से आगे आपका रिकमेंडेशंस, फिर आगे आपका रिव्यू एंड मॉनिटर, 2 R हो गए। ए से आगे आपका अप्रूवल, पी से आगे आपका यहाँ पर होगा, पी से था आपका अप्रूवल, सॉरी अप्रूवल का ए और पी दोनों लिया है हमने, अप्रूवल। तो ये हो गया रेप। और ई से आगे आपका फिर यहाँ पे आ गया स्क्रूटिनी, इवैल्यूएट, मॉनिटर एंड वैल्यूएशन करना पड़ता है, तो वो आ गया आपका। सो दिस इज हाउ वी हैव टेकन दैट रेप को स्क्रूटिनी, इवैल्यूएट, मॉनिटर एंड वैल्यूएशन करना पड़ता है, रिकमेंडेशंस, रिव्यू एंड मॉनिटर, अप्रूवल। फिर आ गया आपका ये पॉइंट विच इज एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे रेप खत्म हो गया। फिर स्क्रूटिनी, इवैल्यूएट, मॉनिटर एंड वैल्यूएशन यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। तो रेप को स्क्रूटिनी, इवैल्यूएट, मॉनिटर एंड वैल्यूएशन करना पड़ता है। ये आपका है फंक्शंस ऑफ दिस थिंग ऑडिट कमिटी एज पर कंपनीज एक्ट 2013. So now we are doing what? We are doing functions of audit committee as per SEBI loader. Let's get started. Alright, so it says oversight of listed entity financial reporting process and disclosure of its financial info to ensure financial statement is correct, sufficient and credible. इसका मतलब क्या होता है? Oversight of listed entity financial reporting process and disclosure of its financial info to ensure, मतलब अगर जो लिस्टेड एंटिटी है, ओवरसाइट मतलब कि कुछ करने में आप भूल कर रहे हो, तो ओवरसाइट ऑफ लिस्टेड एंटिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो लिस्टेड एंटिटी ये एक पॉइंट है। सी ओवरसाइट ऑफ लिस्टेड एंटिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट, कि आपका फंक्शन ये है कि जो लिस्टेड एंटिटी भूल रही है ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एंड डिस्क्लोजर में, वो आपको करना है, आप उसके भूल को आप सुधार रहे हो। तो ओवरसाइट ऑफ लिस्टेड एंटिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल इन्फो टू इंश्योर कि फाइनेंशियल जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए करेक्ट, सफिशिएंट एंड क्रेडिबल। फिर आ गया सेम पॉइंट जो हमने वहां किया था, रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, आई एम सो सॉरी अगेन, रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स सिमिलरली। फिर भी सेम पॉइंट है, रिव्यू एंड मॉनिटर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस परफॉर्मेंस, ये भी हमने कर लिया है। फिर है अप्रूवल ऑफ एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी विद रिलेटेड पार्टी, ये भी हमने किया। यहाँ से नया पॉइंट है, यहाँ पे वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, अप्रूवल में उसने 2 पॉइंट और दे दिए कि भाई आप अप्रूवल करो ऑफ व्हाट। ऑडिट कमेटी का काम ये भी है कि अप्रूवल ऑफ पेमेंट टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, मतलब जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है उन्होंने जो सर्विसेज रेंडर की है उनको पेमेंट कितना करना है वो अप्रूव करने का काम किसका है, तो ऑडिट कमेटी का है। अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ CFO आफ्टर असेसिंग द क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट, मतलब ये भाई CFO अगर आपको अपॉइंट करना है तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, बैकग्राउंड क्या है कैंडिडेट का, वो चेक करने का काम किसका है, ऑडिट कमेटी का। क्यों यहाँ पे CFO ही दिया है, क्योंकि CFO इज रिलेटेड विथ व्हाट, फाइनेंशियल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ऑडिट कमेटी जो होती है फाइनेंशियली लिटरेट होती है, तो ये अप्रूवल करने का कि भाई इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वो किसका काम है, वो ऑडिट कमेटी का काम है।
फिर आ गया वही सेम पॉइंट, स्क्रूटिनी, इवेल्युएट, मॉनिटर एंड वैल्यूएशन। अब ये क्या बोल रहा है, वही इंटर कॉर्पोरेट लोन है, स्क्रूटिनी करो, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो इवेल्युएट करो, मॉनिटर करो एंड यूज ऑफ फंड्स रेज टू पब्लिक ऑफर्स, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी करो। यहाँ पे अदर पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, रिव्यूइंग करना है। अभी रिव्यूइंग में अप्रॉक्स 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है अपने सेबी लोडर में। फिर आगे आपका रिव्यूइंग में क्या बोल रहा है, तो ये पॉइंट बेसिकली कैसा है, रिव्यूइंग विद द मैनेजमेंट, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यूइंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यूइंग परफॉर्मेंस। तो मैंने एक साइड कर दिया कि रिव्यूइंग विद द मैनेजमेंट क्या करना है, तो रिव्यूइंग विद द मैनेजमेंट, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यूइंग विद द मैनेजमेंट, एनुअल, तो ये एक साइड कर दिया, ये 3 पॉइंट। Reviewing the adequacy of internal audit function, reviewing the findings of this, reviewing the functions of whistleblower mechanism। तो ये पॉइंट कैसे पढ़ना है वो देखते हैं अभी। रिव्यूइंग विद द मैनेजमेंट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन टू बोर्ड फॉर अप्रूवल। मतलब आप जो रिव्यू करो विद द मैनेजमेंट, आप जो रिव्यू क्या करना है आपको, रिव्यू मतलब दोबारा देख रहे हो विद द मैनेजमेंट। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जो दे रहे हो तो बोर्ड को देने से पहले आप उसको रिव्यू कर लो कि अब बोर्ड, एग्जैक्टली माई पॉइंट, आप बोर्ड को देने से पहले उसको आप एक बार रिव्यू कर लो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। नाउ रिव्यूइंग विद द मैनेजमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम सिमिलर पॉइंट है, देखो रिव्यूइंग विद द मैनेजमेंट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यूइंग विद द मैनेजमेंट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड, सेम पॉइंट है। रिव्यूइंग विद द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस ऑफ स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिटर्स प्लस एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो ये पॉइंट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट अगर आप ये पॉइंट देखोगे, रिव्यूइंग विद द मैनेजमेंट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यूइंग विद द मैनेजमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतना भी लिख दिया बहुत है। फिर रिव्यूइंग विद द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस ऑफ स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिटर्स, इतना भी लिखोगे काफ़ी है। फिर बोल रहा है द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो रिव्यूइंग द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, आपने जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन बनाया है, आप जो कर रहे हो उसका एडिक्वेसी चेक करने, एडिक्वेसी क्या है उसको रिव्यू करने का काम किसका है, ऑडिट कमेटी को है। रिव्यूइंग द फाइंडिंग्स ऑफ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन बाय इंटरनल ऑडिटर्स इनटू मैटर्स सच एज फ्रॉड, इरेगुलरिटी, फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मतलब आप ऑडिट कमेटी ने जो फाइंडिंग किया है, या ऑडिट कमेटी ने नहीं, जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में या ऑडिट कमेटी ने फॉर द मैटर जो भी फाइंडिंग्स किया है रिगार्ड्स विद व्हाट, फ्रॉड, इरेगुलरिटी या फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है आपका उसका फेलियर, तो वो फेलियर को रिव्यू करने का काम किसका है, फंक्शन किसका है, ऑडिट कमेटी का है। फंक्शंस ऑफ विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, सबको पता है विजिल मैकेनिज्म इज एज सेम एज विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, हम उसको सेबी में प्यार से विसल ब्लोअर बोलते हैं, जिसको हम विजिल मैकेनिज्म बोलते हैं किसमें, कंपनीज एक्ट में, ठीक है। अब बोल रहा है द स्टेट, ये सब किसका कर रहे हैं अभी हम लोग, सेबी लोडर के हिसाब से फंक्शंस पढ़ रहे हैं, किसका, सेबी लोडर के हिसाब से फंक्शंस पढ़ रहे हैं बेटा जी, किसका, ऑडिट कमेटी का। अब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, द स्टेटमेंट ऑफ यूजेस एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब आपने जो यूज किया, आपने जो फंड रेज किया है आप उसको यूज कर रहे हो बराबर, आप उसका स्टेटमेंट ऑफ यूजेस बताओ, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बताओ, रेज थ्रू एन इशू, आपने जो भी इशू में आपने पैसे रेज किए हैं आप उसको यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हो वो बताओ आप, प्लस द स्टेटमेंट ऑफ फंड्स यूटिलाइज फॉर द पर्पस अदर देन दोज स्टेटेड इन ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ द एंड द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द मॉनिटरिंग एजेंसी एंड मेकिंग अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन टू द बोर्ड टू टेक अप द करेक्ट स्टेप। इसका सिंपल सा पॉइंट का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। द स्टेट मतलब आपने जो इशू किया था, पब्लिक इशू किया था आपने जो भी, उसका आपको आपने इशू किया, आपको पैसे मिले, आप उस पैसे को यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, आपने क्या बेसिस पे आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो आप वो बताओ। अगर आपने ऑब्वियसली ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होगा ना उसको कैसे यूटिलाइज करना है, अगर अदर देन ऑफर डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है अदर देन दो स्टेटेड, उसके अलावा आप कर रहे हो यूटिलाइजेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा एंड द रिपोर्ट सबमिटेड बाय मॉनिटरिंग एजेंसी एंड मेकिंग अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन, ठीक है, मॉनिटरिंग एजेंसी जो बोल रहे हैं उसको निपटा लो। फिर बोल रहा है कि ऑडिट कमेटी का एक और फंक्शन है, 3 फंक्शंस और है, डिस्कशन विद इंटरनल ऑडिटर्स ऑफ एनी फाइंडिंग एंड फॉलो अप देयर ओन, मतलब इंटरनल ऑडिटर कोई फंक्शंस बता रहा है, कोई फाइंडिंग्स बता रहा है तो आप उसके साथ डिस्कस करके काम निपटा लो। और डिस्कशन विद स्टैट्यूटरी ऑडिटर बिफोर द ऑडिटर कमेंसेज एज वेल एज पोस्ट ऑडिट टू बिफोर द ऑडिट कमेंसेज एज वेल एज पोस्ट ऑडिट टू सर्टेन एनी एरिया ऑफ कंसर्न। जब आपका ऑडिट चालू है कंपनी का
तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपका ऑडिट कर रहा है, तो ऑडिट के पहले और ऑडिट के बाद कोई कंसर्न है क्या, तो वो चेक करने का काम किसका है, ऑडिट कमेटी का है। कैरिंग आउट अदर फंक्शन, ठीक है, तो ये सारे थे हमारे क्या, ये सारे थे हमारे फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी। आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट बाय चांस लेना है तो आई जस्ट गिव यू द पेज टू टेक द स्क्रीनशॉट। होल्ड ऑन फॉर अ सेक। ऑलराइट, ना ऑडिट कमेटी का एक और काम है भाई साहब, बहुत काम है ऑडिट कमेटी को। नाउ लुक एट दिस, एज पर सेबी लोडर ऑडिट कमेटी को एक और काम दे दिया, एक और जिम्मेदारी दे दी है। क्या दी है वो हम चेक करते हैं। ऑडिट कमेटी शैल मैंडेटरीली रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब ऑडिट कमेटी को ये अभी तक क्या था कि फंक्शंस था, हमने ये नहीं बोला था कि मीन्स इतना ही है यही करना है, नहीं। अब ये वाला जो काम है ना, ये ऑडिट कमेटी को मैंडेटरीली करना है, मतलब करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया मैंने मासी, M2 है और S2 है, ठीक है। पहले देखते हैं मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। दैट ऑडिट कमिटी शैल मैंडेटली रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो क्या, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट्स एंड ऑपरेशंस। मतलब कि ऑडिट कमेटी को रिव्यू करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट के साथ आपका क्या डिस्कशन हो रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन को एनालाइज करने का काम, और रिजल्ट्स उसके ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंडीशंस एंड रिजल्ट्स को एनालाइज करने का काम ऑफ। मतलब देखो सिंपल सा पॉइंट है, ऑडिट कमेटी को ये चीज़ है ना जो हम पढ़ने वाले मासी में, ये चीज़ ना ऑडिट कमेटी को मैंडेटरी क्या करना है बेटा जी, रिव्यू करना है। इतना समझ में आ गया आपको। अब रिव्यू करना है तो क्या, मैनेजमेंट का जो डिस्कशन है और जो एनालिसिस है, फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन, जो भी आपने काम किया है उसका जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है वो रिव्यू करने का काम किसका है बेटा, ऑडिट कमेटी को मैंडेटरीली करना पड़ेगा, उसका ऑप्शन नहीं है। आई होप इतना क्लियर हो गया। नाउ मैनेजमेंट का जो लेटर्स है, लेटर्स या फिर लेटर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, वीकनेस है, इशूड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने क्या किया, लेटर दिया कि भाई इंटरनल कंट्रोल आपका वीक है, उसको रिव्यू करना पड़ेगा, किसको, ऑडिट कमेटी को मैंडेटली रिव्यू करना पड़ेगा। फिर आगे आपका थर्ड पॉइंट विच इज ए से आगे आपका अपॉइंटमेंट, रिमूवल, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर शैल बी सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय ऑडिट कमेटी। ये एग्जॉस्टिव है, मैंडेटरी फंक्शन टू बी एड्रेस्ड बाय द ऑडिट कमेटी टू बोर्ड। इसका मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये मैंने एज ये जो आपको दिया ना मैंडेटरी, ये इसका पॉइंट नहीं है, ये मैंने ऐसे बताया कि ये वाला जो काम है ना बेटा जी, ये ऑडिट कमेटी को एग्जॉस्टिव है, मतलब मैंडेटरी करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन नहीं दिया कि आपको करना है, आपको एग्जॉस्टिव है, मतलब मैंडेटरी करना ही पड़ेगा। आई एम सो सॉरी एड्रेस। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, ए से पॉइंट है कि अपॉइंटमेंट, रिमूवल, टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन कितना देना है, किसको बेटा जी, चीफ इंटरनल ऑडिटर को। ये ऑडिट कमेटी को ही देखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और देखेगा नहीं। तो माँ हो गया अपना। अब एस के 2 पॉइंट है और आई के 1 पॉइंट है। एस के 2 पॉइंट है कि रिव्यू करना पड़ेगा ऑडिट कमेटी को स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट RPT सबमिटेड बाय मैनेजमेंट। जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सबमिट किया है मैनेजमेंट को, वो आपको देखना पड़ेगा क्या है, क्या स्टेटमेंट, मतलब क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, कितना है, किसके साथ है, कितने टर्म्स ऑफ कंडीशंस पे है, कितने बेसिक क्या है, जो भी उसका क्राइटेरिया रहेगा वो स्टेटमेंट जो है जो दिया रहेगा वो ऑडिट कमेटी को रिव्यू करना पड़ेगा मैंडेटरीली। फिर है डेविएशंस। अब जो स्टेटमेंट्स ऑफ डेविएशंस है ना वो भी ऑडिट कमेटी को देखना पड़ेगा। डेविएशंस मतलब कमी। तो डेविएशंस मतलब आपका क्वार्टरली, अभी डेविएशंस में क्या बोल दिया कि क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन है इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट, अगर एप्लीकेबल है आपकी कंपनी को मॉनिटरिंग एजेंसी। हमने ICTR में पढ़ा कि मॉनिटरिंग एजेंसी जो होती है वो किस कंपनी को मैंडेटरी होती है। तो अगर आपकी कंपनी को मैंडेटरी है बनाना मॉनिटरिंग एजेंसी तो एज एप्लीकेबल है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन चेक करना है। डेविएशन मतलब कमी, कि क्या कमी हो रहा है। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन सबमिटेड टू स्टॉक एक्सचेंज आपको वो चेक करना है। और एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड्स, statement of annual statement of fund utilized for purpose other than those stated in offer document। मतलब बेटा जी कि स्टेटमेंट ऑफ एनुअल स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ हटा भी दे तो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड्स यूटिलाइज फॉर द पर्पस अदर देन दो स्टेटेड इन ऑफर डॉक्यूमेंट। मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट में आपने जो मेंशन किया था, अगर आप उसके अलावा कहीं आपका जो फंड्स रेज किया हुआ आप यूज़ कर रहे हो तो हमको वो भी आप बताओगे। वो भी ऑडिट कमेटी चेक करेगी भाई ये क्या सीन है।
फिर आई से आ गया आपका मासी, एम माँ पूरा खत्म हो गया, एस भी खत्म हो गया। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल एंड वीकनेस, वो भी काम चेक करने का किसका है, तो वो भी काम चेक करने का है किसका बेटा जी, आपका है ऑडिट कमेटी का। तो यहाँ पे हमारा फंक्शंस पूरा का पूरा ख़त्म हो गया ऑडिट कमेटी का। आई एम सॉरी फॉर द मिस। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा ऑडिट कमेटी का क्या क्या कर लिया, हमने ऑडिट कमेटी का ये सारा पार्ट यहाँ तक के अभी तक कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए पेज दे रही हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो। ऑलराइट, तो ये पार्ट हम यहीं पे एंड कर रहे हैं अभी, क्योंकि अप्रॉक्स 40 मिनट्स हो गया है ऑडिट कमेटी का पार्ट। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करने वाले हैं बेटा जी, हम नेक्स्ट पार्ट में ऑडिट कमेटी के एक मिनट में आपको बता देती हूँ। सो बेसिकली नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि नंबर्स ऑफ मीटिंग्स एंड कोरम क्या है ऑडिट कमेटी का। ये इतना ही करना है, बस ये कर लिया तो ऑडिट कमेटी पूरा खत्म हो जाएगा। फिर पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी देखेंगे, साथ ही साथ ये करने के बाद हम देखेंगे एनआरसी, अपना नॉमिनेशन एंड नॉमिनेशन कमेटी देखेंगे, चेक करेंगे क्या है। और उसके बाद हम अदर कमिटीज़ जो स्टार्टिंग में बताई थी वीडियोस की, वो सारे पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। आई थिंक इसके पूरे चैप्टर्स के दो आई गेस 3 वीडियोस बनेंगे। आई वांट यू ऑल टू सी ऑल द 3 वीडियोस टू गेन द डिटेल नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर। ये मैंने पूरा का पूरा मॉड्यूल से बनाया है, एक एक वर्ड मेंशन किया है शॉर्टकट में। अगर आपको ये पूरा का पूरा मॉड्यूल रेफर्ड है, ये पढ़ने के बाद आपको मॉड्यूल पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड subscribe my channel for other important coming videos. Thank you everyone.